थोड़ा सा इस मुआहिदे के खद्दो खाल के हवाले से हमें आगाह कीजिए। तीनों ममालिक को इस बात का बतदरीज एहसास होता जा रहा है कि इस खित्ते की दिफा की जो जिम्मेदारी है वो बाहर की कुव्वतें इतना नहीं संभाल सकती। ये हमें जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना होगी। जो भी कोई इन पे हमला करेगा तो अब उसको 10 बार सोचना होगा कि भाई मैं एक मुल्क पर नहीं, मैं 3 मुल्कों को ऑफेंड कर रहा हूँ। जो तीनों ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है वो ये है कि ये मुआहिदा बुनियादी तौर पर अमन और इस्तेहकाम का मुआहिदा है। तो इसके क्या मानी हुए? गोया एक फरीक सिर्फ उस वक्त तक सिक्योर है जब या महफूज है जब तक दूसरा फरीक जो है वो भी महफूज नहीं हो जाता। तीनों ममालिक की वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको बहुत ही नादिर और मजबूत मुआहिदा बनाती है? अगर इस्तेहकाम लाएंगे तो हम तीनों के हाथ मजबूत होंगे अपनी अपनी थ्रेट्स को खत्म करने के लिए या डील करने के लिए। पाकिस्तान की ट्रेंड आर्म्ड फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है, और सऊदी अरब जो है वो फाइनेंशियल हेफ्ट रखता है, उसके पास वसाइल है। कौन से ममालिक हैं जिनकी इमीडिएट जरूरत इस मुआहिदे में शामिल होना होगी? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज एक बहुत ही अहम इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। और अभी पिछले दिनों दुनिया के 3 बड़े ममालिक, 3 ताकतवर मुसलमान ममालिक के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जो शायद तारीख इंसानी में एक बहुत ही अहम मुआहिदे के तौर पर तहरीर किया जाएगा। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हुआ। इस मुआहिदे के खद्दो खाल क्या हैं, समरात क्या हैं और मुस्तकबिल के इम्कानात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मुमताज सिफारतकार आजाद चौधरी से बेहतर शख्स कोई भी नहीं है। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया। थोड़ा सा इस मुआहिदे के खद्दो खाल के हवाले से हमें आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन ये मुआहिदा इस खित्ते में जो एक मुश्तरका सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, उसकी तरफ एक बहुत ही अहम कदम है, एक संगे मील मैं तो कहूँगा। और उसकी वजह यह है कि इस मुआहिदे के अंदर बेशक ये क्लॉज है कि एक मुल्क पर, इन तीनों में से किसी एक मुल्क पर भी अगर हमला हुआ तो वो सब पर हमला तस्वर किया जाएगा। मगर ये भी साथ में हमें पता है कि ये एक दिफाई मुआहिदा है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। अब तो तकरीबन सब ने, सिग्नेटरीज ने ये कह दिया कि जनाब ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है। और पहले से ही अगर आप गौर करें तो तीनों ममालिक को इस बात का बतदरीज एहसास होता जा रहा है कि इस खित्ते की दिफा की जो जिम्मेदारी है वो बाहर की कुव्वतें इतना नहीं संभाल सकती। ये हमें जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना होगी। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये इस खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक अच्छी नवीद है, और कम से कम मेरी तो इसके बारे में बड़ी ही मुस्बत राय है। अच्छा सर, इसमें आपने फरमाया कि अगर किसी मुल्क पर हमला होगा तो वो बाकी दोनों ममालिक पर भी हमला तस्वुर होगा। एक हमला वो होता है जो भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था पाकिस्तान पे और फिर उसका मजा भी चखा। लेकिन एक जिस तरह कार्रवाइयाँ होती हैं, दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं, और पाकिस्तान बदकिस्मती से उनका महवर बना हुआ है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या वो कार्रवाइयाँ भी हमले के जुमरे में आएंगी? जी, कोई भी किसी भी किस्म की जारहियत अगर एक मुल्क पर होती है, चाहे वो भारत की तरफ से अफगानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनके रास्ते हो, या सऊदी अरब के खिलाफ हूतीज या किसी और की तरफ से दहशतगर्दी हो, या तुर्की के अंदर कोई दहशतगर्दी कहीं से की जाए, तो बिल्कुल ये उसके जिम्मे में आता है। लेकिन ये बात जाहिर में होना चाहिए कि ये कोई नेटो का आर्टिकल 5 स्टाइल का एग्रीमेंट नहीं है, ओके। ना ही इस ऑपरेशनल डिटेल्स दी गई हैं। अब जब ये कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो वो ममालिक जो हैं वो खुद एक दूसरे से तयन करेंगे इस बात का कि हम इस किस तरह दूसरे की मदद कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एक प्रिवेंटिव
डिटेरेंस बनती है। यानी जो भी कोई इन पे हमला करेगा तो अब उसको 10 बार सोचना होगा कि भाई मैं एक मुल्क पर नहीं, मैं 3 मुल्कों को ऑफेंड कर रहा हूं। तो गोया एक डिटेरेंस तो आपकी पहले से बन गई कि नहीं जनाब, ये उसके लिए उसको सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो फिर भी कर देता है तो फिर ये मुल्क खुद आपस में तय करेंगे। वैसे भी जितने दिफाई नौयत के मामलात होते हैं उनको आपको पता है कि सीगा राज में रखा जाता है, उनकी डिटेल्स नहीं बताई जाती। तो वो खुद ब खुद हम खुद ब खुद जो है वो आपस में बैठेंगे और देखेंगे कैसे। अब याद होगा आपको कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था, तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जब चपकलिश बढ़ी और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के अड्डों पर ईरान ने हमला किया, तो बहुत सारे ऐसे थे हमारे दानिश्वर के, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया फौरन ही कि जनाब शायद ये अब पाकिस्तान भी बीच में जंग में कूद पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, वो एक तरीकाकार होता है। और पाकिस्तान ने वही किया कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि ईरान सऊदी अरब पे बराह रास्त हमला ना करे और उससे सऊदी अरब की ज्यादा मदद होगी। मुझे लगता है कि ये जो MJDA है इसके अंदर भी तकरीबन इसी किस्म का ही निज़ाम बनेगा कि वो मुल्क, ये तीनों रियासतें खुद तय करेंगी कि कोई ऐसी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो हम कैसे एक दूसरे की मदद करेंगे। जी। अच्छा, इसका नाम तो मक्का बाहमी दिफाई माहिदा है, लेकिन एक चीज इसके हवाले से बहुत मारूफ हो रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको एलेबोरेट करें कि जो तीनों ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है वो ये है कि ये माहिदा बुनियादी तौर पर अमन और इस्तेहकाम का माहिदा है। तो इसके क्या मानी? जी, इसलिए क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के वजारत खारजा की जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो उसका पहला जुमला ये है कि इन तीनों मुल्कों की शेयर्ड कमिटमेंट, अंग्रेजी में लफ्ज बोला है उन्होंने कि शेयर्ड कमिटमेंट है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी इज्तमाही दफा, इज्तमाही सिक्योरिटी कह लें, क्योंकि दिफा जो है वो और चीज है, सिक्योरिटी। तो एक लिहाज से ये मुआहदा उस जुमले में ही बता देता है कि अब हम एक ऐसी सिमत में जा रहे हैं जहां पे लिव एंड लेट लिव होगा, पुरअमन बकाए बहमी होगी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि उसी में तो हमारी सिक्योरिटी है। गोया एक फरीक सिर्फ उस वक्त तक सिक्योर है जब, या महफूज है, जब तक दूसरा फरीक जो है वो भी महफूज नहीं हो जाता। गोया ये तमाम ममालिक उसी सूरत में महफूज होंगे। तो चुनाचे इससे ये भी लग रहा है कि ये जो आइंदा के लिए कोई ऐसे ममालिक अगर उसमें शरीक होना चाहेंगे जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यकीन रखते हों कि इज्तिमाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो वो यकीनन उसमें आ सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट हो सकता है, ऐसा नजरिया जो इस वक्त जबकि दुनिया इतने तलातुम का शिकार है उसमें ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छी बुनियाद इन्होंने इस एग्रीमेंट के लिए फराहम की है। अच्छा, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल, और दुनिया शायद इसके जवाब से सतही तौर पर वाकिफ हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे इसकी जरा थोड़ा सा इन डेप्थ जवाब लें। तीन ममालिक हैं, तीनों ममालिक के कॉम्बिनेशन से कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही ताकतवर मुआहिदा हुआ है। तीनों ममालिक की वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको बहुत ही नादिर और मजबूत मुआहिदा बनाती है? देखिए, इस खित्ते में इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है वो है ईरान और इसराइल के दरमियान और ईरान और अमेरिका के दरमियान। और उसकी वजह यह बनी थी कि अमेरिका और ईरान, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। अब पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, तुर्की भी इमरान का हमसाया है, और सऊदी अरेबिया बीच में खलीज फारस गो है लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। गोया इस खित्ते के साथ इन तीनों ममालिक के का जो मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है। फिर ये है कि ये तीनों ये भी चाहते थे कि ये जो तेल की कीमतें चढ़ रही हैं या जो इतनी अनस्टेबिलिटी हो गई है उसकी वजह से पूरी दुनिया की इक्तसाद मुतासर हो रही है, तो ये भी चाहते थे कि हम उसका एक हिस्सा बने, कि इसको किसी तरीके से इसको इसके अंदर अमन के लिए कोशिश कर सके। बावजूद इसके कि तीनों की जो थ्रेट परसेप्शन है
तीनों की जो खतरात जिन्हों हैं वो मुख्तलिफ हैं। यानी पाकिस्तान को भारत से और अफगानिस्तान में छुपे हुए दहशत गर्दों से है, सऊदी अरेबिया को किसी हद तक ईरान की तरफ से जो बॉम्बिंग है या हूतीस की तरफ से कुछ खतरात हैं, और तुर्की को के ताल्लुकात आपको पता है यूनान के साथ भी और साइप्रस के मामले में भी आर्मीनिया के साथ भी कशीदा रहे हैं, और कुछ खतरा उनको वहां पे सीरिया यानी मुल्क शाम के कुर्द कुर्द इलाकों से है। तो गोया तीनों की थ्रेट परसेप्शन भले मुख्तलिफ है, लेकिन उनको ये नजर आ रहा है कि हमें इस पूरे खित्ते में अगर इस्तेहकाम लाएंगे तो हम तीनों के हाथ मजबूत होंगे अपनी अपनी थ्रेट्स को खत्म करने के लिए या डील करने के लिए। तो ये ठीक। मुझे लगता है कि दोनों का जो नुक्ता इज्तिमा है वो बुनियादी तौर पर वही कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होगी कि हम सारे महफूज तर हो जाएंगे अगर हम एक दूसरे का दस्तो बाजू बनेंगे। एक और इस जिम्न में बात जी करूंगा जी प्लीज, जी कि प्लीज। तुर्की जो है, ये तीनों मुल्क एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तुर्की के पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी सलाहियत है, और उनके ड्रोन जो है वो माने जाने जाते हैं। और पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उसका मुजाहरा तो हमने मई 2025 में खूब कर दिया भारत के खिलाफ। और पाकिस्तान की ट्रेंड आर्म्ड फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है, और सऊदी अरब जो है वो फाइनेंशियल हेफ्ट रखता है, उसके पास वसाइल हैं। तो गोया ये तीनों ममालिक जो हैं अपने अपने वसाइल को इकट्ठा करके एक बड़ा मजबूत किस्म का दिफाई निज़ाम पैदा कर रहे हैं। फिर लफ्ज जिस पे जोर है वो है दिफाई निज़ाम पैदा कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं इकट्ठे हो रहे, बल्कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं जिससे इस खित्ते में अमन और सलामती की राह हमवार होगी। इस बात की कितनी अहमियत है कि ये माहिदा मक्का मुकरमा की पाकीज़ा सरजमीन पर हुआ है? देखिए, तीनों जो मुल्क हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क हैं। और तुर्की का तो जब उस सल्तनत उस्मानिया थी तो इस पूरे खित्ते में कई सौ साल तक अमल दखल रहा। पाकिस्तान तो होली श्राइन्स दोनों मक्का अल मुकर्रमा में भी और मदीना शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की इतना एहतराम है पाकिस्तानियों के दिलों में। और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, और पाकिस्तान भी सऊदी अरब के लिए हमेशा खड़ा हुआ। और सऊदी अरब जो है वो भी ये समझता है कि भाई इन तीन दोनों मुल्क जो हैं अगर हम आपस में मिलते हैं तो एक वसी तर इस्लामी इतिहाद भी तश्कील पा सकता है। अगरचा इसका इस्लामी रंग नहीं रखा जा रहा, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी या इज्तिमाई सलामती की बुनियाद पर इसको इसको तरतीब दिया जा रहा है। क्योंकि इसमें खित्ते के और ममालिक अगर आना चाहें तो वो जरूर आए, ताकि ये जो ये है मेरा ये ख्याल है, अपना जाती ख्याल ये है कि वक्त के साथ साथ इसमें और ममालिक भी शामिल होंगे। और जब यहाँ से अगर अमेरिका चला जाता है इस खित्ते से, जो अभी एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन लगता है कि उनकी अपनी डिफेंस की सॉरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दिसंबर 2025 के मुताबिक अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाना है। ये उन्होंने खुद कहा कि हम दुनिया के इस तरह कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर हम उधर जाना चाहते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है किसी वक्त भी, तो फिर आप देखेंगे कि बाकी ममालिक बड़ा जोर जोश और खरोश से इसमें आएंगे, क्योंकि इसकी बुनियाद बड़ी नेक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये बात बहुत से लोग कर रहे हैं कि मजीद ममालिक इसमें, मुस्लिम ममालिक शामिल हो सकते हैं और अमेरिका के जाने के बाद ये एक बड़ा ग्रुप बन सकता है। लेकिन फौरी तौर पर नाम लिया जा रहा है कतर और कुवैत का। अब इसमें इस बात में कितनी सदाकत है, और उसके अलावा कौन से ममालिक हैं जिनकी इमीडिएट जरूरत इस माहिदे में शामिल होना होगी? मैं जो सुन रहा हूं, नेचुरली मेरे पास भी मालूमात नहीं है कि मिस्र जो इनके साथ शुरू से शरीक था गुफ्तगू में, आपको याद होगा कि ये चारों ममालिक जो हैं मिलते रहे, शायद वो दोबारा इसमें आना चाहे। मुझे नहीं पता वो किस वजह से उसमें शामिल नहीं हुआ आखिरी मुआहदे में। हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि कतर भी यकीनन इसमें आना चाहेगा, कुवैत भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा था तो वो भी शायद आना चाहेगा।
लेकिन जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं और बहरीन हैं, उन्होंने अभी तक अपनी सलामती के सारे अंडे इसराइली बास्केट में डाल रखे हैं। और हो सकता है कि वो कोशिश करें कि हम इसराइल और इंडिया के साथ मिलकर कोई अपना एक इत्तेहाद बनाएं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यूएई को भी बड़ी जल्द समझ आ जाएगी कि उनका गुजारा हो नहीं सकता इस खित्ते में तनहा इसराइल के साथ जुड़कर। तो वक्त के साथ मुझे लगता है कि उनके हुक्मरान भी अब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या उनकी ये जो रविश थी कि वो इसराइल के मुकम्मल तौर पर इत्तेहादी बनकर यहाँ पे जिंदगी अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि इसराइल बजाते खुद इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। इसराइल के तमाम अहदाफ जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। वो तो इसराइल चाहता था कि ईरान या तो उसकी हुकूमत गिर जाए और दोबारा शाह या इस तरह की हुकूमत आ जाए जो उसके लिए हामी हो। दूसरा उसका मकसद ये था कि ईरान और अरब रियासतें, खलीजी रियासतें आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को भस्म कर दें, वो भी नहीं हुआ। फिर तीसरा उसका मकसद ये था कि मैं अपना यहाँ पे एक डोमिनेंट फोर्स बन के ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। और उस पे ये कि अमेरिका के अंदर इसराइल के बारे में जो अमेरिकी अवाम के अंदर आवाज उठना शुरू हो गई। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ये कह रहा है, बल्कि अमेरिका की जो नौजवान ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारी तो जंग ही नहीं है, ये हम क्यों इसराइल की जंग में हम खुद शामिल हो गए। तो ये मैं समझता हूँ इसराइल इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है। और ये हो सकता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अमेरिका जो है इस वक्त, बेशक जूश लॉबी बड़ी मजबूत है, बेशक अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स पे उनका बड़ा असर और नफूज है, लेकिन जो जेन जी अमेरिका के अंदर उठी है, जो यंगस्टर्स जो हैं यूनिवर्सिटियों के, वो बिल्कुल इस मामले में आवाज उठा रहे हैं इसराइल के बारे में। और ये आवाज जो है वो उनके हुक्मरान सुनेंगे। और ये हो सकता है कि वो नेतन्याहू साहब पे सारा मलबा डाल के, और अक्टूबर के इलेक्शन में अगर नेतन्याहू साहब हार जाए तो अमेरिका अपनी राह जो है कोई और उसमें से राह निकाल ले। तो इस वजह से इसराइल के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। और यूएई को शायद ये समझ आ रही होगी कि अब इस मौके पर जब इसराइल बिल्कुल पसपाई पर है, उसके साथ इतना जुड़ना क्या उसके इतने या खित्ते के मफाद में है। ठीक, आखिरी सवाल सर, अमन और इस्तेहकाम के अलावा हमने जब भी इस मुआहिदे की बात सुनी या बाज़गश्त सुनी, एक लफ्ज बहुत मारूफ हुआ और वो खुशहाली का लफ्ज है। अब बज़ाहिर तो ये डिफेंस मुआहिदा है, तो क्या, लेकिन जैसे पाकिस्तान की मईशत काफी मुश्किलात से दो चार है, तो क्या माशी तौर पर भी ताउन हो सकता है, इक्तिसादी सतह पर भी एक दूसरे का ख्याल किया जा सकता है इस मुआहिदे के तहत? जी बिल्कुल, ये आवाज बहुत पाकिस्तान के फिक्री हलकों में उठ रही है कि हमें इस जंग में जो हमने तामीरी किरदार अदा किया है और अब ये एक मुआहिदा भी हमने किया है, तो इसका हमें क्या फायदा होगा। देखिए, कुछ फवायद तो हमें अभी से ही हासिल हो गए हैं। एक तो ये कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 10 साल से जो सफारती तन्हाई की मुहिम चलाई जा रही थी वो नाकाम हो गई। दूसरा, भारत कोशिश कर रहा था पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी से जुड़ जाए, आज पाकिस्तान का नाम अमन के साथ जुड़ गया है। फिर ये है कि ईरान के अंदर जहां पे भारत को बहुत जगह मिली हुई थी, अब जो है चूंकि भारत बिल्कुल इसराइल के साथ जुड़ा हुआ नजर आया है, तो इसलिए अब हमें लगता है कि ईरान के अंदर भी उसको जगह नहीं मिलेगी, बल्कि ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे। फिर आप ये भी सुन रहे हैं कि हमारी बहुत सारी जो बंदरगाहें हैं, जिनमें कराची और बिन कासिम में बिलखुसूस और किसी हद तक गवादर में ट्रांसशिपमेंट के लिए कुछ मामलात ज्यादा हमारे बेहतरी की तरफ गए हैं। बहुत शुक्रिया आजाद चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू हमेशा हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होती है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।